Hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. Today we are back with a new video that is a nursing care plan on pulmonary embolism. तो आज जान लेते हैं कि हम एज अ नर्स क्या क्या केयर प्रोवाइड करा सकते हैं टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म पेशेंट। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, इंफॉर्मेटिव लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ एंड लाइक द वीडियोज़। इसके बाद हम आ जाते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है। सी, ये एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें जो डीप वेन्स हैं लेग्स की या पेल्विस की, वहाँ से कोई ब्लड क्लॉट ट्रैवल करता है, लंग्स तक पहुँच जाता है और लंग्स में पहुँचने के बाद वो पल्मोनरी सर्कुलेशन की किसी एक आर्टरी या एक से ज़्यादा आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। उस ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, जो ब्लड फ्लो है प्रॉपरली वो सारे पार्ट्स ऑफ लंग्स को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन एक्सचेंज इम्पेयर हो जाता है और हार्ट पे भी स्ट्रेन पड़ता है। तो ये कंडीशन होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, इसका जो मेन कॉज है वो है डीवीटी, दैट इज़ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और रिस्क फैक्टर्स में आपका आता है प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी, लॉन्ग फ्लाइट्स या बेड रेस्ट, ये सब आ जाते हैं। अब हम जान लेते हैं हम क्या क्या केयर प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले वही पेशेंट्स आइडेंटिफिकेशन डेटा, इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इसके बाद हम बनाएंगे फैमिली चार्ट हिस्ट्री कलेक्शन में, और इसके बाद बनाएंगे फैमिली ट्री। इसके बाद आती है हिस्ट्री ऑफ इलनेस। हिस्ट्री ऑफ इलनेस में हम क्या देखेंगे, पास मेडिकल हिस्ट्री, पास सर्जिकल हिस्ट्री, इसमें नथिंग सिग्निफिकेंट है। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है, पेशेंट डेवलप्ड लेफ्ट लेग स्वेलिंग एंड पेन 3 days ago following a long car journey. Since one day he has had sudden shortness of breath, pleuritic chest pain and hemoptysis. Also reports palpitations, lightheadedness and anxiety since onset of respiratory symptoms. तो ये आप ऐसे लिख सकते हो प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री अगर पेशेंट की है तो। ठीक है, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री अगर है तो लिखोगे, नहीं तो छोड़ दोगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं चीफ कंप्लेंट्स पे। चीफ कंप्लेंट्स में क्या हुआ भाई, सडन ऑनसेट हो गया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का पिछले एक दिन से, शार्प प्लोरेटिक चेस्ट पेन हो रहा है पिछले एक दिन से, कफ विद ब्लड टेंज स्पूटम जिसे हम हेमेप्टाइसिस बोलते हैं, ठीक है, वो हो रहा है एक दिन से। फिर पाल्पिटेशन हो गया है पिछले 12 घंटे से, पाल्पिटेशन फील हो रहा है। देन लाइट हेडेडनेस के एपिसोड्स हैं पास्ट 1 day से। एनजाइटी एंड रेस्टलेसनेस हो गया है सिंस ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, मतलब एक दिन से ही हो गया है। ठीक है, स्वेलिंग एंड पेन इन द लेफ्ट लेग फॉर पास्ट 3 days, पिछले 3 दिनों से स्वेलिंग और पेन हो रहा है लेफ्ट लेग में। अब इसके बाद हम आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में, जिसमें हम जनरल अपीयरेंस चेक करेंगे, मेंटल स्टेटस चेक करेंगे और पोस्चर चेक करेंगे। तो इसमें जो जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो हमने ये पूरा का पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन ध्यान में रखते हुए बनाया है कि ये एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट का ही फिजिकल एग्जामिनेशन है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो फॉर योर क्राइटेरिया, फॉर योर एनसीपीज एंड ऑल। ठीक है, जैसे इसमें देखो मूवमेंट में दिखा हुआ है कि वॉलेंटरी लिमिटेड ड्यू टू ब्रेथलेसनेस हो रही है, इसी वजह से लिमिटेड है मूवमेंट। ठीक है, और बाकी जो जो चेंजेस आप देख सकते हो। फिर इसके बाद आ जाते हैं स्किन कंडीशन पे, हेड एंड स्काल्प पे और आइज़ पे। इसके बाद आएंगे हम ईयर्स, नोज़ और माउथ एंड फेरिंग्स पे। देन उसके बाद हम देखेंगे नेक, चेस्ट एंड एब्डोमेन। एब्डोमेन में वही ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, परक्यूशन, ऑस्कुलेशन, ये 4 चीज़ें देखनी है। और चेस्ट में देखो आप ब्रेथ साउंड्स में क्या दिखा रहा है, डिक्रीज्ड एयर एंट्री ऑन द राइट साइड, क्रैकल्स प्रेजेंट है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं एक्सट्रीमिटीज़ पे। लेफ्ट लेग स्वॉलन है, टेंडर है, सजेस्टिव ऑफ डीवीटी मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस, कोई क्लबिंग या साइनोसिस नहीं है, और माइल्ड पीडल एडिमा प्रेजेंट है। बैक क्या नॉर्मल कर्वेचर है। जेनिटल रेक्टम में आप देख सकते हो क्या क्या चेंजेस है। इसके बाद आ जाते हैं वाइटल साइंस पे। वाइटल साइंस में हमने चेक किया टेम्परेचर जो कि नॉर्मल है, पल्स रेट टैकीकार्डिया शो कर रहा है, रेस्पिरेटरी रेट में टैकीएपनिया है, ब्लड प्रेशर लो है थोड़ा सा, मतलब लो नॉर्मल, ज़्यादा बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है, नॉर्मल की कैटेगरी में ही आप बोल सकते हो। फिर SpO2 क्या है, हाइपोक्सीमिया हो रहा है पेशेंट को, 88% है ऑन रूम एयर। ठीक है, और पेन स्कोर क्या है, 6/10 का चेस्ट पेन है, प्लोरेटिक चेस्ट पेन। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन पे। लैब इन्वेस्टिगेशन में हमने सबसे पहले हीमोग्लोबिन करवाया, लो माइल्ड एनीमिया है, TLC करवाया तो भाई माइल्ड ल्यूकोसाइटोसिस है, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, डी डाइमर करवाया, मार्केडली एलिवेटेड है, ठीक है, क्योंकि क्लॉट प्रेजेंट है ना। INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो नॉर्मल है, सीरम क्रिएटिनिन नॉर्मल है, ABG करवाया तो एल्कलोसिस दिखा रहा है। और PaO2 करवाओ, PaO2 ABG में आप चेक करोगे तो आपको लो दिखेगा, तो उससे हाइपोक्सीमिया कन्फर्म हो जाएगा। फिर PaCO2 देखोगे वो भी लो है, तो हाइपर वेंटिलेशन ड्यू टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, ये आपके रिमार्क्स हैं। और ये जो आपकी वैल्यूज़ लिखी हुई है ना, 10⁻9, 10⁻9, इसका मतलब है कि इतने ही जीरोज़ लगाने हैं आपको इसके आगे। अगर कुछ समझ में आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इसके बाद आ जाते हैं मेडिकेशंस पे। मेडिकेशंस पे हमने चेक किया इनोक्सापैरिन
हमने दिया है सबक्यूटेनियस 1 mg/kg एवरी 12 आवर्स। क्यों? क्योंकि एंटी कोआगुलेंट है, ये क्लॉट फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। वारफरिन क्या है? विटामिन के एंटागनिस्ट है, प्रिवेंट न्यू क्लॉट फॉर्मेशन। न्यू क्लॉट फॉर्मेशन को ये भी क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, इंक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन एंड रिलीव हाइपोक्सिया। क्योंकि भाई सांस लेने में दिक्कत है तो पैरासीटामोल के दोगे, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक है, ठीक है। पेंटोप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है और ये प्रिवेंट स्ट्रेस अल्सर्स वाइल एंटीकोआगुलेंट्स, वाइल ऑन एंटीकोआगुलेंट्स। जब आप एंटीकोआगुलेंट्स दे रहे हो तो स्ट्रेस अल्सर से प्रिवेंट करने के लिए आप पीपीआई दे दोगे, ठीक है। इसके बाद आ जाता है नर्सिंग डायग्नोसिस पे, जिसमें है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच एज एविडेंस्ड बाय SpO2। इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न पे बनेगा, एक्यूट पेन पे बनेगा, क्योंकि प्लोरेटिक चेस्ट पेन हो रहा है। फिर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट पे भी बन सकता है रिलेटेड टू पल्मोनरी वास्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन, एंजाइटी और रिस्क फॉर ब्लीडिंग पे बन सकता है। सबसे पहले पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले क्या है? इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच एज एविडेंस्ड बाय SpO2 ऑफ 88%, डिज्निया एंड टैकी अपनिया। सब्जेक्टिव डेटा में क्या आएगा? पेशेंट रिपोर्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट। सब्जेक्टिव डेटा में आएगा। ऑब्जेक्टिव डेटा में आपने SpO2 चेक कर लिया, उसका रेस्पिरेटरी रेट चेक कर लिया और ये देखा कि भाई देखो एक्सेसरी मसल्स का यूज़ हो रहा है सांस लेते टाइम और टैकीकार्डिया है पेशेंट को। फिर प्लानिंग में क्या करोगे? मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, रिदम एंड डेप्थ एवरी 2 आवर्स, ठीक है, ये सब चेक करेंगे। फिर ऑक्सीजन लेवल्स को असेस करोगे, ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल असेस करोगे क्या है। फिर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन आपको देनी पड़ेगी जितना भी प्रिस्क्राइब किया है। पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन दोगे ताकि लंग एक्सपेंशन अच्छे से हो पाए, ठीक है। इसके बाद इनकरेज डीप ब्रीदिंग एंड यूज़ ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमीटर एवरी 2 आवर्स, ठीक है। स्पायरोमीटर से एक्सरसाइज करवा सकते हो आप उसे। मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ इंक्रीज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और फटीग, ठीक। एजुकेट पेशेंट ऑन ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड एक्टिविटी पेसिंग। इसके बाद कोलैबोरेट विद हेल्थ केयर टीम टू ABG एनालिसिस। ABG एनालिसिस के लिए आपको कोलैबोरेट करना है टीम के साथ। यही आपका गोल क्या बनेगा? आपका गोल बनेगा पेशेंट विल मेंटेन SpO2, ऐसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद इवैल्यूएशन में आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट्स ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल वॉज सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड, दैट्स इट। इसके बाद हम आ जाते हैं इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न पे। इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न में क्या? इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू पेन एंड एंजाइटी एज एविडेंस्ड बाय रेस्पिरेटरी रेट ऑफ 28 ब्रेथ पर मिनट एंड यूज ऑफ एक्सेसरी मसल्स। पेशेंट क्या बोल रहा है? उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और चेस्ट में डिस्कम्फर्ट है। ऑब्जेक्टिव डेटा में रेस्पिरेटरी रेट चेक कर लोगे, यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल्स है, रेस्टलेसनेस है और एंक्शियस है पेशेंट अपीयरेंस में। इसके बाद आप इसमें गोल ये बना सकते हो कि नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न विल बी मेंटेन्ड, ठीक। प्लानिंग में क्या करोगे? रेस्पिरेटरी रेट, डेप्थ और पैटर्न असेस करोगे, लेवल ऑफ एंजाइटी देखोगे, ठीक है। और एडमिनिस्टर क्या करोगे? एनाल्जेसिक्स और एंजियोलाइटिक्स, क्योंकि एंजाइटी हो रही तो एंजियोलाइटिक दे दोगे और पेन होगा तो एनाल्जेसिक दे दोगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना आप लास्ट में भी डाल सकते हो। प्रायोरिटी में जो सबसे लीस्ट प्रायर होते हैं वो ऊपर डालना और जो मोस्ट प्रायर होते हैं वो नीचे डालना, ठीक है। पोजीशन पेशेंट इन सेमी फाउलर एंड और हाई फाउलर पोजीशन, या तो सेमी फाउलर पोजीशन दे दो, हाई फाउलर पोजीशन दे दो। फिर स्लो डीप ब्रीदिंग या पर्स लिप ब्रीदिंग टेक्निक्स इनकरेज करनी है। एक काम एंड रीअश्योरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है पेशेंट को। एक्सटर्नल स्टिमुलाई को मिनिमाइज़ करना है जिससे उसकी एंजाइटी ना बढ़े और उसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स सिखानी है। लास्ट में वैल्यूएशन में वही आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर ऐसे करके आप लिख सकते हो। आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट्स ब्रीदिंग पैटर्न वॉज स्लाइटली इम्प्रूव्ड, ऐसे करके लिख सकते हो। देखो एकदम से तो इम्प्रूव नहीं होगा ना, तो जितना इम्प्रूव होगा स्लाइटली इम्प्रूवमेंट दिख रहा है तो आप स्लाइटली ही लिखना, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं acute pain related to pleuritic chest pain as evidenced by pain score of 6/10 and verbal reports of sharp chest pain। सब्जेक्टिव डेटा क्या है? पेशेंट बोल रहा है कि मुझे शार्प चेस्ट पेन हो रहा है और जब मैं सांस ले रहा हूँ, डीप ब्रीदिंग ले रहा हूँ, गहरी सांस ले रहा हूँ तो और ज़्यादा बढ़ रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा में आप क्या करोगे भाई? पेन स्कोर आपका आपने देखा कितना आ गया? 6/10 आ गया। उसका गार्डेड पोस्चर है, वो गार्डिंग बिहेवियर शो कर रहा है और उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ा हुआ है। प्लानिंग में आप क्या देखोगे? उसका पेन का इंटेंसिटी, लोकेशन, ड्यूरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स 2 से 4 घंटे में आप मेजर करते रहोगे कहाँ है, कैसे है, ठीक है। फिर जो भी प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक ऑर्डर किया डॉक्टर ने वो एडमिनिस्टर करोगे। फिर इफेक्टिवनेस ऑफ पेन मेडिकेशन एंड एडजस्ट केयर अकॉर्डिंगली। फिर पोजीशन पेशेंट टू रिड्यूस चेस्ट वॉल मूवमेंट डिस्कम्फर्ट। इंकरेज यूजिंग स्प्लिंटिंग,
like holding a pillow during coughing or breathing exercises. Educate patient on non-pharmacological pain relief techniques. पेन रिलीफ टेक्निक्स के बारे में आपको सिखाना है जो कि दवाइयों से अलग हैं, ठीक है। आपको एक क्वाइट और रेस्टफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है ताकि कंफर्ट को आप जो है प्रमोट कर सको, और यही सब आपकी प्लानिंग हो जाएगी। फिर इसके बाद इसका गोल बनेगा पेन विल बी रिड्यूस्ड एंड इवैल्यूएशन में आएगा आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लांट नर्सिंग केयर पेशेंट्स पेन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, दैट्स इट। इसके बाद लास्ट में आ जाती है हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में क्या किया, पेशेंट को एजुकेट किया कि आप एंटीकोएगुलेंट्स जो प्रेस्क्राइब आपको किया गया वो आप लेते रहें, वो ज़रूरी है लेने। फिर पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोला गया कि जिससे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाए ऐसी एक्टिविटीज़ आपको जो है नहीं करनी है, ऐसी चोट फेट वाली जो भी काम है वो सब अवॉइड कर दें। इंस्ट्रक्ट ऑन रिकॉग्नाइजिंग साइंस ऑफ ब्लीडिंग सच एज ब्लैक स्टूल्स और अनयूजुअल ब्रूजिंग। अगर ये हो रहा है तो रिकॉग्नाइज करना है, उन्हें रिपोर्ट करना है। एम्फसाइज द नीड ऑफ INR मॉनिटरिंग इफ़ ऑन वारफरिन। अगर आप वारफरिन ले रहे हो तो INR मॉनिटरिंग करवानी ज़रूरी है, ठीक है। फिर इनकरेज अर्ली मोबिलाइजेशन एंड लेग एक्सरसाइजेज टू प्रिवेंट फ्यूचर क्लॉट्स। फ्यूचर क्लॉट्स को प्रिवेंट करने के लिए अर्ली मोबिलाइजेशन और लेग्स की एक्सरसाइजेज के लिए बोलना है। पेशेंट को टीच करना है टू अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग और इमोबिलिटी स्पेशली ड्यूरिंग ट्रैवल। जब भी वो ट्रैवल करे या फिर लंबे समय तक बैठने के लिए अवॉइड करना, इमोबिलिटी नहीं होनी चाहिए, कुछ ना कुछ वो करता रहे, ठीक। एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करके रखे, अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करे, ठीक है, और फॉलोअप केयर मेंटेन करके रखे। और अगर कोई भी साइन वर्स हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो आप तुरंत इमीडिएट मेडिकल हेल्प लें। ये आपको पेशेंट को एजुकेट करना है, ठीक। सो दैट्स इट, दिस इज़ ऑल अबाउट नर्सिंग केयर प्लान फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म पेशेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब, and for more such videos stay tuned.